तो स्वागत करते हैं आपका द क्राइम स्टोरीज में। और आज हम बात करेंगे वरिष्ठ थाना निरीक्षक श्री ब्रजेश मिश्रा जी से। सर, आपका द क्राइम स्टोरीज में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे सर, क्या था घटनाक्रम और कैसे इस अपराध को आपने अंजाम दिया? ये वर्ष 2018 और 19 की बात है कि मैं जबलपुर जिले के थाना विजयनगर में थाना प्रभारी के पद पर था। उस समय रात्रि का समय था, मेरी नाइट गश्त थी। नाइट गश्त में करीब 2 बजे की बात है, मध्य रात्रि का समय था। घड़ी चौक विजयनगर के पास घड़ी चौक है, थाने के पास में घड़ी चौक में हमारी डायल 100 वाहन था। मैं एक अलग वाहन से थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहा था। दूर से मेरी नज़र पड़ी कि रात्रि गश्त के दौरान डायल 100 के पास तेजी से एक स्कूटी में एक महिला यूँ कहे कि एक लड़की बैठ करके आई, उसके पीछे एक छोटा बच्चा था। हमारी डायल 100 से 10 सेकंड की बातचीत किया उन्होंने और उसके बाद डायल 100 के आगे वह स्कूटी लड़की लेकर के निकली और उसके पीछे डायल 100 वाहन हमारा तेजी से निकला। जब मैंने देखा कि ये बड़ा तेजी से वाहन निकल रहा है तो मैं भी उसके पीछे गया कि क्या हुआ पता नहीं। तो आपने गाड़ी लगा दी, उसके पीछे गाड़ी लगा दी। तो कुछ दूरी पर जाकर के एक मकान के सामने स्कूटी में बैठी लड़की अपनी स्कूटी रोक दिया। डायल 100 भी हमारी वहाँ रुक गई। डायल 100 में हमारा जो पुलिस स्टाफ था वो उतरा, मैं भी वहाँ उतरा और पूछा कि क्या घटना घटी, इतना तेजी से आप लोग यहाँ आ रहे थे? हमारे स्टाफ ने बताया और वो जो लड़की स्कूटी में बैठी थी उसने भी बताया कि सर यहाँ पर मर्डर हो गया है, मेरे जिया जी का मर्डर हो गया है। जो स्थान उन्होंने बताया कि वो एक डबल स्टोरी मकान था जिसके फर्स्ट फ्लोर में उसका लड़की का परिवार रहता था। और उससे पूछा कि कहाँ मर्डर हुआ, उसने बताया कि सर फर्स्ट फ्लोर में हॉल में जिया जी जो है मृत अवस्था में पड़े। तत्काल हमने बिना देर किए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ लड़की ने बताया था कि मृत अवस्था में बॉडी पड़ी हुई है। जाकर देखा हमने तो मकान का फर्स्ट फ्लोर था, सीढ़ियाँ उसके हॉल में जाकर के खुलती हैं और दरवाज़ा, हॉल का दरवाज़ा सीढ़ियों से लगा हुआ था और उसी हॉल में एक दीवान कह रहे हैं पलंग जैसा है, उसमें व्यक्ति मृत हालत में पड़ा हुआ था, बिल्कुल कि जैसे सोया हुआ हो वो। और उसके सिर से काफ़ी मात्रा में खून निकला था, बगल में तकिया पड़ा हुआ था और नीचे उस पलंग के पास देखें तो एक हथौड़ी पड़ी थी, नीचे काफ़ी खून बिखरा पड़ा था। थोड़ा सा हॉल के अंदर जाकर के देखा तो उसमें कमरे में, पूजा के कमरे में सूटकेस दिख रहा था, उसमें कुछ पैसे भी बिखरे हुए थे, कपड़े वगैरह है वो बिखरे पड़े थे। और उसी हाल से बेडरूम खुलते थे, बेडरूम में जहाँ अंकिता का परिवार है वो सोया हुआ था। जब हम और पीछे की तरफ गए उस जहाँ पे घटना हुई थी उस मकान में, तो पीछे की खिड़की में हमने देखा कि पीछे की खिड़की से एक साड़ी बंधी हुई है, पीछे की खिड़की में लगी रॉड पर, और वो साड़ी नीचे फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में नीचे जमीन पर गई हुई है। जैसा कि लग रहा था कि कोई व्यक्ति सामने से आया, घटना किया और उस साड़ी से पकड़ करके नीचे उतर गया। प्रथम दृष्टया ऐसे ही लगा कि कोई व्यक्ति सामने से आया और इसको सामने पड़ जाने के कारण हत्या कर दिया और सामान निकाला और पीछे से साड़ी के सहारे उतर कर भाग गया। और जैसे ही जब इतनी बड़ी घटना थी तत्काल गश्त के दौरान मैंने, चूँकि हमारे एसपी साहब दीपक मिश्रा साहब भी थे उस दौरान गश्त में थे, उनको मोबाइल से सूचना दिया। तत्काल सर 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुँच गए। ऐसा जब हम घटनास्थल का तस्दीक और तफ्तीश कर ही रहे थे तो उस दौरान फिर हमने सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय अमित सिंह साहब थे, उनको सूचना दिया। 15-20 मिनट के अंदर साहब एसपी साहब भी वहाँ पर पहुँच गए घटनास्थल में तत्परता के साथ में, और फिर तमाम वरिष्ठ अधिकारी और भी स्टाफ थाने का सभी लोग वहाँ आ गए। फिर हमने घटनाक्रम के बारे में, जिस हिसाब से घटनास्थल हमें दिख रहा था, उसका हमने बारीकी से निरीक्षण करना चालू किया। घटना किस प्रकार से हुई होगी, क्या हुई होगी, आपस में बातचीत करना चालू किया। तो हमने पाया कि जिस हॉल में व्यक्ति मृत अवस्था में था, सीढ़ी से पहले हॉल पड़ता है और हॉल से दरवाजा खुलने के पश्चात फिर उसके हॉल से कनेक्टेड रूम थे। तो हमने दोनों जो उसके परिवार में जो मृतक है उसके परिवार में उसकी अपनी एक शादी थी, पत्नी थी और 2 बच्चे थे। तो हमने दोनों, बच्चे तो छोटे थे, हमने दोनों महिलाएं जो मृतक है उसकी शादी और पत्नी, दोनों से जब पूछा कि भाई किस प्रकार से घटना हुई, तो उन्होंने दिन भर की अपनी दिनचर्या बताई। उन्होंने बताया कि मृतक जो है, पत्नी से पूछा हमने कि मेरे पति फर्टिलाइजेशन के सेक्टर में काम करते हैं, मैनेजर के पद पर प्राइवेट कंपनी में, विशेष रूप से कीटनाशक दवाओं के उसमें काम करते हैं और उनका ऑफिस वही नज़दीक में है और उसी कंपनी के काम से वे किसी मीटिंग में दिल्ली जाने वाले। इसके साथ में एक चीज़ और उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ में जो पार्ट टाइम जो है भूमि का क्रय विक्रय का काम भी जो है ये भी काम पार्ट टाइम करते हैं, प्लॉट खरीदना बेचना, किसी को जानकारी देना, तो इस तरह का काम भी करते हैं। तो हम दृष्टिया
जो घर में जो महिलाएं थी, मतलब की पत्नी और साली, उन्होंने यही बताया कि उनका कोई बड़ा भूमि की कोई डील चल रही थी और उस डील में कुछ लोगों के बीच में मतभेद थे। तो उन्होंने शंका जाहिर किया कि वो जो भूमि की डील की बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने शायद इनके साथ में घटना की है। हमें भी लगा कि क्योंकि भूमि से संबंधित जो बड़ी बड़ी डील है, बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ अपराधी तरह के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, बड़े सौदे होते हैं। हमारा दिमाग भी उस तरफ गया, पर हमने फिर भी अपने घटनास्थल को नहीं छोड़ा। हमने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल पे कुछ आपको जो सस्पेक्टेड लगा हो सर, अकॉर्डिंग टू क्राइम सीन आपको नहीं लगा हो कि क्राइम सीन के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आता, ऐसा कुछ जो पुलिस अलग से कहीं की है सर? जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय भी हमारे वहाँ पर मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में साथ मार्गदर्शन हमें मिला, उनके अनुभव का लाभ हमें मिला। और जब हमने पूछा परिवार में कि भाई ये मृतक जो है बिस्तर में बड़े आराम से पड़े हुए हैं, कोई अव्यवस्थित नहीं है और सोए हुई चित हालत में है, तो ये दरवाजा क्या आप रात में खोल कर सोए थे या कोई व्यक्ति आया होगा, खटखटाया होगा, फिर इन्होंने खोला होगा? तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, हम तो रात में खाना खा करके और सो गए थे, क्योंकि इनको सुबह दिल्ली जाना था तो वो तैयारियां कर रहे थे, तो दरवाजा तो हमने लगा दिया था। हमारा दिमाग सबसे पहले वही गया कि ये दरवाजा जब लगा दिया था तो दरवाजा खोला किसने? यदि कोई आरोपी आएगा और वो दरवाजा खटखटाएगा तो घर में शोर से सभी जागेंगे। और यदि यह व्यक्ति जो है, जो मृतक है, यदि ये जा करके दरवाजा खोलेगा, इतनी देर में वो हमला करेगा तो दोनों के बीच में हाथापाई होगी, तो वापस वैसे ही तो सो नहीं जाएगा जाकर के। हमारे दिमाग में ये घटनाक्रम लगा कि किसी न किसी अंदर के व्यक्ति ने दरवाजा खोला है। अंदर है तो यदि मतलब खोलता तो जाकर के सोया नहीं मिलता, उससे बैठ के बात करता, उसी दौरान उससे हाथापाई होगी और वो नीचे कहीं पड़ा व्यवस्थित रूप में मिलता, व्यवस्थित नहीं मिलता। दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में बार बार खटक रही थी, पीछे जो उन्होंने साड़ी बांधा था, जो नीचे उतरने के लिए जब सामने से दरवाजा खुल गया, इजी वे जो है वो सामने से भागने का है, तो वो नीचे ऊपर से साड़ी के सहारे क्यों नीचे हमारे दिमाग में प्रश्न इस बात का। तो हमने जाकर के वो जो साड़ी बंधी थी उसको हमारे सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको देखा कि जब हमने थोड़ा सा साड़ी खींचा तो वो कसावट उसमें पड़ने लगी, जो गठान वाली, हाँ वो गठान कसने लगी। तो लगा कि यदि कोई उतरा होगा तो ऑलरेडी ये कसी नहीं थी, तो मतलब पुलिस को भ्रमित करने के लिए साड़ी बांधी गई थी। ये हमें वहाँ क्राइम सीन में नजर आया। दरवाजा जो है किसी फरार होने वाला साड़ी के थ्रू फरार नहीं हुआ है, वो यहीं से फरार हुआ है। हमने वहाँ जो घटनास्थल है वहाँ यह भी देखा कि एक पुराना सा बैग डला हुआ है, उस बैग में कुछ 2 शर्ट, एक पैंट, एक पानी की बोतल जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, नमकीन का पैकेट, हाँ ट्रैवल बैग, एक नमकीन का पैकेट है जो आधा खा करके आधा डला हुआ है, गुटके के पाउच है और एक संगमरमर से बना हुआ दिल की आकृति में, चूंकि भेड़ा घाट है वहाँ जबलपुर में, तो भेड़ा घाट में इस तरह की जो भी लोग नक्काशीदार चीजें गिफ्ट के तौर पे बनाई जाती हैं, मिलती हैं नक्काशीदार, उसमें बना हुआ रखा हुआ था। तो घर वालों से पूछा कि ये बैग आपका है, किसका है? उन्होंने बताया साहब ये बैग हमारा नहीं है, ये संभवतः उसी व्यक्ति का है जिसने मारा है। ये परिवार वालों ने भी बताया। हमने उस बैग को रिकवर किया और उस बैग की अच्छे से तलाशी लिया और अपने हैंडओवर लेकर के हमने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। और ऐसा होते होते 2-3 घंटे का समय निकल गया और सुबह हो गई 5-6 बज गया। फिर फॉरेंसिक टीम को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने तमाम क्राइम ब्रांच को और जो भी एक्सपर्ट है उनको मौका घटनास्थल पर बुला दिया। सभी टीमें अपने अपने काम में लगी। हमारा दिमाग तो वही था कि दरवाजा अंदर से कैसे खुला और ये नाट जो है क्यों नहीं लगी, नीचे से उतरा, और जो सामान बिखरा पड़ा था वहाँ रुपए पैसे भी क्यों बिखरे पड़े? मिसिंग नहीं थे पैसे मिसिंग नहीं थे। उसको घर वालों ने बताया कि कुछ पैसे थे पर उनको इतना ध्यान भी नहीं था और कुछ पैसे वहाँ डले भी हुए, तो व्यक्ति कौन उसको पैसा क्यों छोड़ेगा? तो हमारा दिमाग तो वही चल रहा था कि हो ना हो घर में कोई ना कोई सदस्य, दो में से एक इस घटना या तो मृतक की पत्नी या मृतक की साली, 2 लोगों पे पुलिस का शक था। तो हमने सबसे पहले हमने उचित समझा कि ये जो 2 हमारे साथ के दायरे हैं, हम सबसे पहले इनको वेरीफाई करें। सामने तमाम टीम को ब्रीफ किया एसपी साहब ने और सभी को अपने अपने काम बांटे। क्योंकि मैं विजयनगर थाने का प्रभारी था, सभी के कामों के सभी से फीडबैक लेना और वो फीडबैक लेकर के अपनी स्थिति में क्या पाया ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को बताना मेरा दायित्व था। साहब ने जो मुझे सौंपा था, तो हमारे दिमाग में बार बार वही बात जा रही थी। तो हमने पीएम कराया मृतक का, क्योंकि उसकी गन शॉट इंजरी थी, उसको गोली मार करके हत्या की गई थी। फायर आर्म्स के जो बुलेट हैं और जो खोखे हैं, खाली खोखे, वो डले हुए थे। तो तब हमने जब पूछताछ बढ़ाई प्रथम दृष्टया हमने सबसे पहले मृतक का पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि दुखी परिवार था। उसका जो पति मृत हो गया था, साली का जीजा मृत हो गया था। तो एक संवेदनाएं अपनी जगह थी, भावनाएं अपनी जगह थी। हमें अपना काम भी करना था, हमें किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, हम किसी गलत आदमी को किसी गलत समय में किसी कोई ऐसी चीज कहकर के ठेस ना पहुंचा दे। तो हमारे एसपी साहब बड़े ही संवेदनशील थे इस मामले में। उन्होंने हमें बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे और समय इस प्रकार का नाजुक है, हमारी जांच भी आगे बढ़े, हम आरोपी तक पहुंचे और लोगों की भावनाएं भी बनी रहे। इस प्रकार हमारी जांच को साहब ने इस प्रकार निर्देश देकर के आगे
बढ़ाया। तो जब हमारे दिमाग में था ये दोनों महिलाएं हैं, तो अंतिम बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, अंतिम संस्कार की स्थिति बनी, अंतिम संस्कार हो गया, तब तक हम तमाम उनकी जो हमने मोबाइल नंबर और ये वो सब तकनीकी चीज़ें जो है वो सब हमने जुड़ा ली थी। हमने अपने तकनीकी एक्सपर्ट को जो चीज़ें घटनास्थल से मिली थी उनको दे दिया था। उनके रिजल्ट हमारे पास 2-3 घंटे बाद आने प्रारंभ हो गए थे। तो जब रिजल्ट हमने उनकी दिन भर की जो मतलब कि उसकी पत्नी और साली दोनों की हमने जो उनके द्वारा चाहे मोबाइल फोन यूज किए जा रहे हैं या आने जाने में जहाँ वो आते हैं जाते हैं, दिन भर की जो उनकी दिनचर्या है उसके बारे में लोगों से आमने सामने वालों से पूछा कि ये लोग कहाँ जाते आते हैं, कौन लोग आते जाते हैं। हमने इसको बारीकी से सब, उधर पोस्टमार्टम हो रहा था, ये लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे। हमने वो तमाम जानकारियां जुटा ली थी जिन आधारों पर हमको हर परिवार वालों से पूछताछ करना था। जिस दिशा में जाना था उसके कच्चे पक्के जो है मटेरियल तैयार हो गए। हमने तैयार कर लिया था कि हम यदि किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो हमारे पास आधार है कि भाई आप यहाँ देखे थे तो यहाँ क्यों गए, ठीक है ना। तो इसी बीच हमने आसपास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ अपनी कर ली। जब अंतिम संस्कार न तक का हो गया तब हमने परिवार वालों से पूछताछ चालू की। और पूछताछ में सबसे पहले हमने उनकी पत्नी से पूछताछ की। पत्नी से पूरे परिवार का उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा, उनकी अपनी दिनचर्या के बारे में पूछा। तकनीकी जानकारियाँ पत्नी की हमारे पास आ चुकी थी। तो तकनीकी जानकारियों में हमें जो लगा कि पत्नी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर उसका इन्वॉल्वमेंट उतना प्रथम दृष्टया हमें समझ में नहीं आया। जब पूछताछ हमने कर ली, अपनी जानकारियों से मैच कर लिया, तब हमारे पास एकमात्र जो अब बचा का संदेह का आधार वो है मतलब की जो साली है वो था हमारे पास। और फिर हमने साली से पूछताछ की। जो हमारी पुलिस की जो पूछताछ की जो नियम कानून विधि जो बनी हुई है महिला से खासतौर पर पूछताछ करने के लिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइन है, उन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग महिला अधिकारी ने हमारी पूछताछ प्रारंभ की। और पूछताछ प्रारंभ करने में हमने पूर्व से साक्ष्य जुटा करके रखे थे। तो झूठ ज़्यादा देर नहीं टिक सका और अंत में झूठ का पर्दाफाश हुआ। और जो मृतक की साली थी उसको स्वीकार करना ही पड़ा कि घटना उसने पारित कराया है। तो उससे पूछा कि घटना किस तरह से, उसने स्वीकार किया कि उन्होंने जीजा से बहुत अधिक परेशान होने के कारण उसकी हत्या करवाई है। क्यों सर ऐसा किया मतलब? तो उसका मुख्य रीजन जब हमने बहुत तो आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि उससे पूछा कि क्यों हत्या करवाई, ऐसी कौन सी स्थितियाँ आ गई कि जो जीजा आपका भरण पोषण कर रहा था, आपका तमाम जिम्मेदारियाँ उठाया था, घर का कमाने वाला था। उसने ये बताया कि उसके माता पिता नहीं थे। तो दीदी की जब शादी हुई तो शादी में दीदी के साथ में यह शादी के बाद माता पिता ना हो पाने के कारण इनके साथ में आकर रहने लगी। जब ये 16-17 साल की थी तब आ गई थी अपने दीदी जिया जी के साथ में। तो साली के जीजा से जो भी संबंध बन गए थे ऐसा उसने बताया कि उससे कुछ अपने निजी संबंध थे। फिर बाद में वही शारीरिक शोषण कुछ इसी प्रकार से, और बाद में फिर वही संबंध उसको परेशानी उत्पन्न करने लगे थे। उसको आए हुए करीब 8-10 साल उसको हो गया था। अब उसको अपना भविष्य देखने लगा था कि हम जब आई थी तो नाबालिग की स्थिति में आई, जब बालिग होकर के जो है उसको फ्यूचर देखने लगा था कि आगे उसका अपना परिवार होगा, उसके अपने बच्चे होंगे, पति होगा, उसका अपना घर संसार होगा। पर उसका जीजा जो है इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था। उसको अपनी साली के परिवार का या फ्यूचर के बारे में, उसका घर संसार बसाने के बारे में कोई उसके दिमाग में था। तो जीजा जी का ये सोच रहा था कि साली की अपनी प्रॉपर्टी है। अब कुछ अब तो उनकी मृत्यु हो गई तो उसकी बातों से जो लगा कि कुछ इस तरीके से उसका सोचना था। तो फिर इसने जो साली है इसने सोचा कि किस प्रकार से अब इससे इनके चुंगल से छूटा जाए। तो बीच में प्रयास करके, और बताया उसने कि बीच में मैं प्रयास करके घर से भाग गई। घर से भाग करके, जबलपुर से भाग करके उत्तर प्रदेश चली गई। उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ भाग सकती थी। वहाँ चूँकि ये सिलाई बुनाई बुटीक का काम करती थी, सीखा था। तो स्थानीय लोगों से परिचय जमाया, दुकान पूछा, रहने रुकने का इंतजाम बनाए। और स्थानीय जो यूपी के निवासी है, स्थानीय एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी अपनी दुकानें भी थी, उससे परिचय हुआ। उसको बताया, अपनी परेशानियां बताया, पूरी स्टोरी जिस तरीके से वो सामने उसके रखी, अपने पक्ष में रखते हुए किस प्रकार अपने घर परिवार से परेशान होकर के निकली है। तो उसने उसकी परेशानियों को समझा, आपसी उनकी जो भी बातचीत हुई होगी, उन्होंने उसको किसी घर में रुकवा दिया और उसके लिए दुकान खुलवा दिया बुटीक की। अपने खर्चे पे उन्हें प्रारंभिक खर्चा लगाया। जब आपका दुकान चलने लगी तो आप पैसा लौटा देना। बुटीक की दुकान चलने लगी, दोनों में मेल मिलाप संबंध बने, प्रेम संबंध जो है वो प्रेम संबंध में बदल गए। तो फिर उनकी कहानी में फिर एक बार फिर से मोड़ आया कि जीजा को पता लगा कि साली रह कहाँ रही है। तो फिर अपना परिवार सहित वहाँ पहुँचा जहाँ रह रही है, और उसको मान मना कहती है घर चलना है, यहाँ अकेली रह रही हो, तुम अकेली रहती हो, चिंता रहती है। उसको मान मनोबल करके फिर से अपने घर वापस जबलपुर ले आया। जब जबलपुर ले आया तो तत्काल में तो कोई विरोध कर नहीं सकी हो।
और उसके दिमाग में तो यही था कि वो जिस परेशानी से, जिस वेदना से वो निकली थी, फिर से वापस उसी जगह में आ गई। उत्तर प्रदेश जा करके वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, अपनी जिंदगी फ्रीली जीने लगी थी, फिर से वही घुटन वाली दुनिया में वो आ गई थी, जैसा उसने बताया। क्योंकि उसका परिचय यूपी के उस कॉन्ट्रैक्टर से जिसने उसकी मदद की थी, करीब संबंध में मदद की थी, तो लगा था उससे नहीं हो गया था उसको। जब वो जबलपुर में आ गई थी तब भी उससे बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना जीजा को अपने रास्ते से हटाया जाए। प्लानिंग के बारे में विस्तार से उसने बताया हमें कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया। प्लानिंग के मुताबिक यूपी में उसका प्रेमी था। प्रेमी, चूंकि आजकल लोगों को पता होता है कि पुलिस कैसे अपराधियों को पकड़ लेती है, कैसे अपराध डिटेक्ट कर लेती है, तो इस बात का आजकल आरोपी भी ध्यान रखते हैं कि अपराधों के सद तक छुपाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक वहाँ से यूपी से एक मोबाइल सिम लेकर के ट्रेन फर्जी नाम से, एक फर्जी नाम की जो सिम थी उसको यूपी से भेजा ट्रेन में। ट्रेन के जो टॉयलेट है, टॉयलेट में रख करके भेजा, उसको बता दिया इस सिम को हमने इस टॉयलेट में रखा है और आप ट्रेन इतने बजे पहुंचे। वो की नंबर, हाँ, ये सब उसको नंबर सब बता दिया। उसी प्लानिंग के मुताबिक जौनपुर से अपना निकल के रेलवे स्टेशन की उस सिम को लिया और बस सिम उसने रख लिया। तो उनको प्लानिंग के लिए बातचीत को, उस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग का जो हिस्सा थी सिम जी, वो उसने प्राप्त कर लिया। अब उसे मोबाइल की तलाश थी। उसने मोबाइल तलाशा, कहीं जाकर के दुकानों में पूछा कि भाई हम जहाँ सेकंड हैंड मोबाइल की हमें पुराना मोबाइल चाहिए और हमारी अभी उतनी क्षमता नहीं है, 700-800 रुपये में कोई मोबाइल मिल जाए सस्ता कीपैड टाइप। एक दुकान में जाकर के उन्होंने मोबाइल देखा, पूछा कि भैया 700-800 रुपये में कोई मोबाइल मिल जाएगा? तो दुकानदार ने कहा कि 700-800 रुपये में तो मोबाइल मिलेगा नहीं, सेकंड हैंड मोबाइल मिलेंगे, वो हमारे पास जो रिप्लेस करते हैं, पुराना देकर के नया ले जाते हैं। तो एक पुराना कीपैड मोबाइल उसको 700 रुपये में उसने दे दिया। उस कीपैड मोबाइल में, पुराने मोबाइल में उसने बस सिम का उपयोग किया और फिर उसने वह मोबाइल और सिम एक्टिवेट करके और फिर यूपी के जो उसका कॉन्ट्रैक्टर, जो उसका प्रेमी था, उससे बातचीत करना चालू की। योजना के अनुसार प्रेमी की कॉन्ट्रैक्टर था और शॉपिंग जो उसकी दुकानें थी, शॉपिंग जोन था, तो बहुत सारे उसके परिचय थे अपने। उसने फिर एक शूटर हायर किया। तो शूटर हायर किया और उसको पूरा प्लानिंग के तहत उसको घटनाक्रम बताया और पूरा समझा करके, आपस में बातचीत करके और उसको यूपी से घटना करने के लिए माउजर लेकर, पिस्टल लेकर के और रवाना किया ट्रेन से। ये जानकारी इसको बता दी मोबाइल से कि ये फलाना व्यक्ति को हमने भेजा है, इस तरीके का हुलिया है, इसका ये मोबाइल नंबर है, ये जौनपुर में आके आपसे संपर्क करेगा, ट्रेन इतने बजे जौनपुर पहुंच जाएगी। प्लानिंग के मुताबिक ये घर से जो दूध लेने का सुबह का समय रहता था, उस रूटीन के मुताबिक घर से निकली और दूध लेने जाने के बजाय जो है ये रेलवे स्टेशन गई। और रेलवे स्टेशन में वह व्यक्ति मिला सूटा जिससे घटना कारित कराना था। उसको ये दूर से घर दिखा दिया कि हमारा घर है और ऊपर आप ऐसे से ऐसे जाएंगे, समझा दिया और समय तय किया उन्होंने कि रात में आकर के हमें घटना करना है। क्योंकि वो सुबह जल्दी पहुंच गया था, 10-11 बजे के आसपास पूरा घर दिखा दिया। उसके बाद उसके पास दिन भर का समय था, कहाँ रुकता छिपता, तो उसको कह दिया कि भाई आपके पास दिन भर का समय है, जबलपुर में घूमने की जगह, यहाँ पे माँ नर्मदा का तट जो है, भेड़ा घाट, वहाँ घूमने की अच्छी विहंगम दृश्य है, आप घूम करके आ जाए। तो वो भेड़ा घाट घूमने निकल गया। जब रात्रि हुई तो रात्रि में उसने, महिला ने अपने बहनोई को और बच्चों को दाल में नींद की दवा जो है, नींद की गोली जो है वो मिलाकर तो खाना खिला दिया मतलब की साली ने। और क्योंकि मृतक को दूसरे दिन अपनी कंपनी के काम से दिल्ली जाना था, तो परिवार, उसकी पत्नी जो है अलग अपना सो गई, अपना तैयारी करते रहा। देर रात में साली वापस उठी और जो अपना जीजा है मतलब, उसके साथ फिर एक छोटी सी शराब पार्टी की। वो यदि थोड़ी बहुत ऐसी अवस्था में था कि उसको बहुत ज्यादा नींद का उसमें नहीं था, फिर उसको पर्याप्त शराब पिलाया कि वो देखने सुनने की हालत में ना आए, खुद ही हो जाए, चित्रित हालत में चला। जब वह बहुत ज्यादा शराब पी लिया तो उसको बढ़िया लिटा दिया। तब तक 10 बजे रात में वह जो शूटर यूपी का है वो भेड़ा घाट से आकर के घर की छत में आकर के बैठ गया था। रात्रि का जैसे ही छत में बैठा था 10 बजे से आकर के 1 बजे तक, जैसा उसने बताया। जब रात्रि का 1 बजा, लोगों का आवागमन बंद हो गया, सभी लोग सो गए, सन्नाटा हो गया, तो टाइम उन्होंने चुना था। और जो मृतक है, जो जीजा है, वह भी शराब पी करके बिल्कुल मनमस्त होकर के सो गया। उसको लगा कि अब ये बोलने की और उठने की स्थिति में नहीं है। सामने के हॉल का दरवाजा खोल करके और उसको छत से नीचे बुलाया और जिस हॉल में, जिस बिस्तर में मृतक सो रहा था, वहां पर उसको तकिया उसके सिर पर रखी और जो शूटर आया हुआ था यूपी, उसने अपना पिस्टल निकाला और तकिया रख करके और अपने 2 शॉट उसमें फायर किए, जो उसके सीधे सिर पर लगे और उसकी गन शॉट इंजरी होने के कारण इसकी मौके पे डेथ हो गई। जब उससे पूछा गया कि आपने तकिया क्यों रखा, उसने बताया कि हमने ये यूट्यूब पे सर्च किया है
जब गोली चलाते हैं तो आवाज नहीं आती, तो ये किस प्रकार से कैसे होता है। तो यदि इसमें तकिया रख दिया जाए या बड़ा कपड़ा रख दिया जाए जिसमें आवाज नहीं आती, तो हमने वही तकनीक इस्तेमाल किया। तो सर ऐसा वास्तव में कितना परसेंट कारगर होता है? ये उतना 100% कारगर नहीं है, पर आजकल सारी आवाज 50% दबा निश्चित रूप से कुछ तो फर्क पड़ता है, और उन्होंने अपना यूट्यूब में सर्च करके रखा था कि कैसी तकनीक अपनाई जाए। इस तरह से उसकी हत्या की गई, और वह हत्या करके और फिर भाग गया। भाग करके फिर वापस ट्रेन से चला गया, और फिर रात के 2 बजे उसका सामान बिखेर दिया उन्होंने, साड़ी नीचे डाल दी, और ताकि उसको ऐसा घटनास्थल को ऐसा निर्मित कर दिया, घटनास्थल को इस प्रकार से निर्मित कर दिया कि जैसे कोई चोर आया, घर में घुसा और चोरी के दौरान उसने इनकी हत्या कर दिया और हत्या करके फरार हो गया। इस प्रकार यह पूरा घटनाक्रम था। इस पूरे घटनाक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमित सिंह सर के मार्गदर्शन निर्देशन में थाना विजयनगर से मेरे द्वारा संपूर्ण कार्रवाई की गई। फिर जब हमने उससे पूछा कि फिर वो कहाँ चला गया आरोपी, कहाँ क्या प्लानिंग आपकी, उसके बाद क्या थी, तो आरोपिया ने बताया कि प्लानिंग के अनुसार वह जो शूटर आया था वह वापस ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ कर यूपी भाग गया। हमने बड़ी सघन पूछताछ की। सघन पूछताछ में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन, घटनास्थल पर मिले साक्ष्य और पूरी पुलिस टीम की मेहनत से जो हमने साक्ष्य संकलन किया था, घटना का हमने 24 घंटे के अंदर हमने उसको डिटेक्ट कर लिया। और फिर आरोपी जैसे हमें पता लगा कि इसमें यूपी के लोगों का हाथ है, पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और निर्देशन में तत्काल यूपी के लिए टीम रवाना की गई। जैसे ही पता लगा तत्काल यूपी के लिए टीम रवाना की गई। आरोपियों को तब तक पता ही नहीं था कि जो घटना उन्होंने पारित मध्य प्रदेश में किया है उसकी जो मुख्य कड़ी है वह पुलिस उस तक पहुंच गई है। वो बिल्कुल बेफिक्र थे, उन तक जानकारियां पहुंची नहीं। हमारी टीम जब जैसे पहुंची तो हमने एक आरोपी को पकड़ा, तो उसकी सूचना दूसरे आरोपी को लग गई। तो दूसरा आरोपी जो शूटर था, कौन सा आरोपी मतलब जो पकड़ाया था, जो प्रेमी था, की साली का प्रेमी, जो आरोपिया थी उसका जो प्रेमी था वह तो हमने पकड़ लिया। और जो शूटर था उसको जानकारी लग गई कि पुलिस आ गई है, उसने चूंकि घटना किया था तो बड़े साफे ढंग से वो वहाँ से भाग गया। हमारी टीम चूंकि उसको जहाँ वहाँ तलाश किया मिलने की, यूपी पुलिस से भी हमने सहयोग लिया और वह नहीं मिल पाया। हमारी टीम वापस लौटी और वापस लौट के जब वरिष्ठ अधिकारियों को हालात बताए, दूसरा जो आरोपी था उसको ये जानकारी लग गई कि टीम एक आरोपी को लेकर के मध्य प्रदेश वापस पहुंच गई है। उसको ये अनुमान था कि अब वापस टीम मेरे को तलाश करने 5, 7, 8 दिन बाद आएगी। तो फिर से वो पूरी तैयारी, अपनी भागने की तैयारी से घर पहुंचा। हमारी इस बीच में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने दूसरी टीम रवाना कर दी। तो दूसरी टीम रवाना कर दी तो दूसरे दिन हमारी दूसरी टीम फिर से वापस पहुंच गई। जैसे वो घर पहुंचा था तो हमने उसको भी पकड़ लिया और उसके द्वारा जो घटना में जो भी हथियार वगैरह प्रयोग किया था उसने जो बताया था उसकी निशानदेही पे सब हथियार वगैरह बरामद हुए। लाइसेंस चोरी ना होगा सर? लाइसेंसी हथियार नहीं था। और फिर तमाम हमने साक्ष्य संकलन किया और इस प्रकार इस जघन्य और ये चूंकि एक प्रकार का अपने तरीके का अनोखा मामला था कि इस प्रकार से भी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। ये उस समय में क्षेत्र में बड़ा जनचर्चा का विषय था पूरी घटना। इस प्रकार से पूरी घटना का खुलासा किया गया 24 घंटे के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में, और पूरी एक जबलपुर की पूरी टीम ने मिलकर के इस घटना का पर्दाफाश किया। सर जानना चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों के नॉलेज के लिए कि इस घटना में 3 अपराधी या सह अपराधी आरोपी रहे, तो तीनों पे पर्टिकुलर अपने अपने अपराधों के अकॉर्डिंग क्या क्या धाराएं प्रयुक्त की गई, उनका आशय भी थोड़ा स्पष्ट करना। पहले तो जैसा कि मैंने आपको जो पूरी घटना बताई है कि हत्या का प्रकरण था, गनशॉट इंजरी थी, उस प्रथम दृष्टया हत्या करना पाए जाने से 302 IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। और शूटर पे और जिसने अज्ञात आरोपी पे, पता नहीं था आरोपी कौन है, अज्ञात आरोपी पे मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान सबसे पहले आरोपी जो उसकी मृतक की साली थी उसको पकड़ा गया 302 IPC के तहत, और फिर अन्य 2 आरोपी पकड़े गए। फायर आर्म्स का होना पाया गया 25, 25, 27 आर्म सेट्स। और उसमें चूंकि जब सभी से पूछताछ की गई तो घटना के पूर्व में दिन भर उसकी प्लानिंग बनाई गई थी, उसको प्लान किया गया था, उसका षड्यंत्र रचा गया था। तो 25, 27 आर्म सेट के अलावा धारा 120B जो षड्यंत्र की धारा है, और कुछ उसमें साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया गया था, तो धारा 201 का भी उसमें इजाफा किया गया। जो दर्शकों को मैंने बहुत सारी चीज़ें विधि की गरिमा, न्यायालय की गरिमा और पुलिस की प्रक्रिया के अनुसार बताई है। बहुत सारी चीज़ें, नाम, पते हमने अपने तरीके से बताए हैं ताकि प्रकरण के विचारण में या प्रकरण में किसी भी प्रकार का विपरीत ना पड़े। ये थे निरीक्षक राजेश मिश्रा जी, जिन्हों को काफी वर्षों का अनुभव हो गया है कानूनी व्यवस्था को संभालते हुए, और मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका बहुमूल्य समय हमें मिला। तो द क्राइम स्टोरीज की तरफ से सर मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका बहुमूल्य समय